नासा और ईएसए जैसी बड़ी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले काफी कम बजट एलोकेशन के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन तथा स्पेस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। चाहे बात अपने पहले ही अटेम्प्ट में एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह तक भेजने की हो या फिर एक ही साथ 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की, इसने वो कर दिखाया जो इससे पहले तक दुनिया की कोई और स्पेस एजेंसी नहीं कर सकी थी। जो बात इसरो को नासा तथा ईएसए जैसी दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसी से अलग बनाती है वो है इसकी कम लागत में स्पेस एक्सप्लोरेशन को अंजाम देने की क्षमता। आमतौर पर स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक कॉस्टली अफेयर माना जाता है क्योंकि किसी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को अंजाम देने में काफी पैसे खर्च होते हैं। यही कारण है कि आपको बहुत ज्यादा स्पेस प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनने को नहीं मिलता। पर पिछले कुछ सालों में इसरो ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि कैसे कम बजट में भी स्पेस प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। यूं तो इसरो के लगभग सभी प्रोजेक्ट्स अन्य दूसरे स्पेस एजेंसीज के लगभग सिमिलर प्रोजेक्ट से काफी सस्ते ही होते हैं, पर आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इसरो के उस मिशन के बारे में जिससे पूरी दुनिया में इसरो को असली पहचान मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान की, जिसके जरिए मंगल तक पहुंचकर हमारा देश भारत भी उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जो अभी तक इस लाल ग्रह तक पहुंचे हैं। पर इस मिशन की खास बात ये थी कि इसरो ने इसे बेहद ही कम पैसों में अंजाम दिया था। ये कितना सस्ता था इसका अंदाजा आप केवल इस बात से ही लगा सकते हैं कि इस मिशन की कुल लागत थी मात्र $74 मिलियन, जबकि लगभग उसी समय मंगल पर ही जाने के लिए नासा द्वारा छोड़े गए मेवन स्पेसक्राफ्ट की लागत थी कुल $672 मिलियन। हॉलीवुड की ग्रेविटी जैसी फिल्मों की लागत भी $100 मिलियन से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में इससे भी कम लागत में एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेज देना इसरो की एक बेहद ही बड़ी उपलब्धि थी। पर सवाल ये उठता है कि इसरो ने आखिर ये किया कैसे, यानी कि नासा के मेवन मिशन से कम लागत तथा उसमें इस्तेमाल किए गए तकनीकों से इंफीरियर तकनीक होने के बावजूद आखिर इसरो अपने मिशन को इतने सस्ते में अंजाम देने में किस तरह से सफल रहा। आज की इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और जानेंगे कि हमारा मंगलयान आखिर मंगल ग्रह तक पहुंचा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेजने के लिए सबसे पहले उसे पृथ्वी के अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना होता है। स्पेसक्राफ्ट जितना ज्यादा भारी होता है उसे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए हमें उतने ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट की जरूरत होती है। उसके बाद हमें इंतजार करना पड़ता है एक परफेक्ट समय का। दरअसल पृथ्वी और मंगल अलग अलग स्पीड से तथा अलग अलग ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए कभी वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं और कभी एक दूसरे के काफी पास। हर एक 26 महीनों के बाद वो समय आता है जब पृथ्वी तथा मंगल एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं। इस कारण किसी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से मंगल तक भेजने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट समय होता है, क्योंकि इस समय हम सबसे कम ईंधन का इस्तेमाल करके भी एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल तक भेज सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप होता है स्पेसक्राफ्ट को वो पाथ तय करना जिसे फॉलो करके वो मंगल तक पहुंचेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी तथा मंगल दोनों अलग अलग स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए लॉन्च करते समय हम अपने स्पेसक्राफ्ट का टारगेट पोजीशन मंगल के उस समय के पोजीशन को नहीं रखते बल्कि उसके उस पोजीशन को रखते हैं जहां वो महीनों के बाद होगा। इस खास तरह के ऑर्बिट को होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं इसे आप एक साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपको एक हवाई जहाज को शूट करना हो जो तेज गति से हवा में उड़ रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी करंट पोजीशन पर गोली चलाएंगे? जी नहीं, क्योंकि वो तेज गति से उड़ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जब तक आपकी गोली उस तक पहुंचेगी वो काफी आगे निकल चुका होगा। इसलिए इसे उड़ाने के लिए आपको उसके उस पोजीशन को टारगेट करना होगा जहां वो कुछ सेकंड बाद पहुंचेगा। बिल्कुल यही प्रिंसिपल हम एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर भेजने के समय भी फॉलो करते हैं। एनीवे, इस बात का भी डर रहता है कि हमारा स्पेसक्राफ्ट
मंगल तक पहुंचने के रास्ते में ही कहीं भटक ना जाए। इसलिए इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ऐसा ना हो, हमें जरूरत होती है थ्रस्ट की, ताकि अगर हमारा यान अपना रास्ता भटक जाए तो हम उसे एक बार फिर से सही रास्ते पर ला सकें। सबसे पहले बात करते हैं उस समय छोड़े गए नासा के मेवन मिशन की, जिसकी कुल लागत $672 मिलियन थी, जो कि हमारे इसरो द्वारा छोड़े गए मंगलयान की लागत से लगभग 10 गुना ज्यादा थी। चूंकि इसका मूल मकसद मंगल के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाना था, ये कई स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स अपने साथ ले जा रहा था, जिस कारण इसका साइज तथा मास हमारे मंगलयान से कहीं ज्यादा था। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो मेवन के बॉडी का मास लगभग 2500 केजी था, जबकि हमारे मंगलयान के बॉडी का मास मात्र 1337 केजी था। ये भी एक बड़ा कारण है मेवन के महंगे होने का। पर एक एरिया जहां इसरो ने अपने काफी पैसे बचाए वो था फ्यूल कंजम्पशन। नासा के मेवन को एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो 7000 केजी तक के मास को सीधे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। चूंकि मेवन का मास केवल 2500 केजी ही था, 18 नवंबर 2013 को पृथ्वी से लॉन्च किए जाने के बाद ये तुरंत पृथ्वी के ग्रेविटी फील्ड से निकलकर सीधे मंगल के ओर जाने वाले रास्ते पर निकल पड़ा। यही कारण है कि मंगलयान से कई दिनों बाद पृथ्वी से लॉन्च किए जाने के बाद भी ये मंगल पर हमारे मंगलयान से 2 दिन पहले पहुंच गया था। हालांकि पावरफुल रॉकेट का इस्तेमाल करने के कारण इसमें फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ था, जो दूसरा बड़ा कारण था इसके महंगे होने का। हमारे मंगलयान को लॉन्च किया गया था PSLV C-25 रॉकेट से, जो केवल 1300 केजी मास को ही सीधे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। चूंकि मंगलयान का मास इससे कहीं ज्यादा यानी कि 1337 केजी था, नासा की तरह हम इसे सीधे ट्रांस मार्स ट्रैजेक्टरी में नहीं भेज सकते थे। इसलिए ये तय हुआ कि सबसे पहले मंगलयान को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा और उसके बाद मल्टी स्टेप ट्रांजिशन के जरिए इस ऑर्बिट को लगातार बढ़ाया जाएगा और अंत में इसे मंगल के रास्ते पर भेज दिया जाएगा। आइए देखते हैं ये सब कैसे किया गया। PSLV C-25 रॉकेट में 4 स्टेजेस में सॉलिड और लिक्विड के अल्टरनेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल में अंतर ये था कि सॉलिड फ्यूल को एक बार अगर इग्नाइट कर दिया तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, यानी कि ना तो इंजन को रेगुलेट किया जा सकता था और न ही इसे बंद किया जा सकता था। पर लिक्विड फ्यूल के साथ ऐसा नहीं था, यानी कि इसे रेगुलेट भी किया जा सकता था और जरूरत के हिसाब से इंजन को बंद या चालू भी किया जा सकता था। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट के जरिए पृथ्वी से लॉन्च कर दिया गया, जिसने इसे पृथ्वी के लोअर इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचा दिया। चूंकि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसमें कोई एक पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है और कोई दूसरा पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा दूर। जो पोजीशन पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है उसे पेरिजी कहा जाता है, जबकि जो पोजीशन पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है उसे एपोजी कहा जाता है। कोई सैटेलाइट जब एक बार इस ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो वह खुद ब खुद ही इस ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। इसके लिए उसे किसी एडिशनल फ्यूल या एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पृथ्वी अपने ऑर्बिट में सूर्य का निरंतर चक्कर लगाती रहती है बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के। पर क्या इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट के चक्कर लगाने की स्पीड एक जैसी ही रहती है? जी नहीं। दरअसल इसकी स्पीड कम होती है जब ये पृथ्वी से दूर होता है और इसकी स्पीड बढ़ जाती है जब ये पृथ्वी के नजदीक आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये नजदीक आ रहा होता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण इसकी स्पीड पहले से बढ़ जाती है। इसलिए ऑर्बिट जितना ज्यादा इलिप्टिकल होगा, सैटेलाइट की स्पीड उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसरो ने इसका फायदा उठाया। मंगलयान जब पेरिजी पर होता था तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होती थी, इसलिए इस पॉइंट पर जब इसके इंजन को चालू करके इसे हल्का पुश कर दिया जाता था तो ये पहले से कहीं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता था, जिसके कारण इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट पहले से ज्यादा बड़ा होता जाता था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ज्यादा बड़ा एलिप्टिकल ऑर्बिट होने का मतलब होता है जब ये पेरिजी पर आएगा तो इसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा होगी। 5 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक इसरो ने 5 बार बिल्कुल यही प्रक्रिया दोहराकर इस एलिप्टिकल ऑर्बिट को और आगे बढ़ाया, जिसके कारण मंगलयान की स्पीड लगातार बढ़ती गई। 5वीं बार जब उन्होंने ये प्रक्रिया दोहराई तो मंगलयान की स्पीड करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी, जो कि पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी के काफी नजदीक था। चूंकि पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.186 किलोमीटर पर सेकंड, इसे पृथ्वी के स्फीयर ऑफ ग्रेविटी से निकलने के लिए जरूरत थी एक फाइनल पुश की। इसलिए जब इसरो ने अगली बार इसका इंजन चालू किया तो ये पृथ्वी के स्फीयर ऑफ ग्रेविटी से निकलकर ट्रांस मार्स ट्रैजेक्टरी में पहुंच गया।
अब इसे अपना ईंधन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी इसे खुद ब खुद मंगल की ओर ले जाने के लिए काफी थी। जिस रास्ते पर मंगलयान चल रहा था वो उसे कुछ महीनों बाद मंगल के ऑर्बिट में पहुंचाने वाला था। इसलिए वैज्ञानिकों के लिए ये वक्त था इंतजार का। अब उन्हें केवल ये ध्यान देना था कि मंगलयान कहीं अपना रास्ता न भटक जाए या फिर इसकी स्पीड कहीं इतनी ज्यादा या कम ना हो कि ये मंगल को मिस कर जाए। अगर इसकी स्पीड कम होती तो उन्हें इसके इंजन को चालू करके इसके स्पीड को बढ़ाना था, ताकि वो मंगल के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच जाए। और अगर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती कि ये मंगल से आगे निकल जाता तो इसे उल्टा करके इसके इंजन को चालू करना था, ताकि इसके स्पीड को कम किया जा सके और ये मंगल के ऑर्बिट में पहुंच सके। इसरो के वैज्ञानिकों ने पाया कि मंगलयान जिस स्पीड से जा रहा था उससे वो मंगल से कहीं आगे निकल जाता। इसलिए उन्होंने इसे उल्टा करके इसके इंजन को चालू किया, जिससे कि इसकी स्पीड कम हुई और 24 सितंबर 2014 को हमारा मंगलयान मंगल के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच गया। मजेदार बात यह थी कि नासा का मेवन भी इससे केवल 2 दिन पहले ही, यानी कि सितंबर 22, 2014 को ही वहां पहुंचा था। मंगलयान के मंगल तक पहुंचने के साथ ही इसरो ने एक नया कीर्तिमान रच दिया था। भारत पहला ऐसा देश बन चुका था जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया था। इससे पहले यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ही विश्व की एकमात्र स्पेस एजेंसी थी जो ऐसा कर पाने में सफल रही थी। साथ ही साथ भारत अमेरिका और रूस के बाद मात्र तीसरा ऐसा देश बना जो मंगल तक पहुंचने में सफल रहा था। मंगलयान की सराहना करते हुए हमारे पड़ोसी देश चीन ने भी इसे प्राइड ऑफ एशिया कहा था। मंगल तक पहुंचने के बाद मंगलयान ने मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में हमें कई अहम जानकारियां दी थी, जिसमें वहां मीथेन की मौजूदगी का पता लगाना अहम था, जिसकी अब पुष्टि भी हो चुकी है। मंगलयान प्रोजेक्ट के बाद से इसरो ने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है और गुजरते वक्त के साथ नई नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। कहते हैं हम भारतीय जुगाड़ू होते हैं। शायद इसीलिए नासा के मुकाबले काफी कम बजट एलोकेशन के बावजूद भी आज इसरो इससे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये तो थी इसरो के मंगलयान की कहानी, पर भविष्य में इसरो कई अन्य स्पेस मिशंस को भी अंजाम देने वाला है, जिनमें चंद्रयान 2 तथा आदित्य L1 अहम है। पर इन मिशंस के बारे में किसी और एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।